हम्म। ठीक है मैडम। करें। हाँ, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? एक्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ठीक है। मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे। कौन से एक्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? मानव मनुष्य अधिकार अधिकार। संरक्षण है। हाँ, 1993। नहीं, मैं बोलती हूँ पहले। आपको खाली हम्म, सुनना है कि तारीखें कौन कौन सी याद करनी है आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है एक्ट मैडम। का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हम्म, 1993, ठीक है। 1993, ठीक है? इसका हम्म, संख्यांक क्या है? यानी जो एक्ट का संख्यांक होता है वो क्या है? क्रमांक 10 और सन है 94, 1994, ठीक है? क्रमांक 10 और सन है 1994, ठीक है? अब ये एक्ट आया क्यों? सबसे पहले अपन उसकी क्या है पृष्ठभूमि देखते हैं कि भाई एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी या राष्ट्रीय आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में मानवाधिकारों को संरक्षण की जो परंपरागत तरीके थे ना, वो काफी जटिल थे। उन तरीकों से व्यक्तियों के अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन होता है तो उनको संरक्षित किए जाने में बहुत टाइम लगता था। न्यायालय की जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। वर्षों तक उसको न्याय नहीं मिल पाता, और न्याय वही व्यक्ति ले सकता था जो धनवान हो। यानी न्याय क्या है, न्यायालय में एक तो लंबा प्रोसीजर चलता है और महंगा भी न्याय मिलता है, ठीक है? और इसमें क्या है कि मानव अधिकार को सुलझाने में विधायिका के द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया था, यानी कोई पहले एक्ट नहीं बनाया गया था कि जो मानव अधिकारों को संरक्षित कर सके। तो इसलिए राष्ट्रपति नहीं सॉरी इसलिए ये एक्ट लाना पड़ा, ठीक है? तो एक्ट लाने की शुरुआत कहाँ से हुई? अधिनियम को बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? लिखो तारीख 14 दिसंबर 1992। 14 दिसंबर 1992 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की एक सम्मेलन हुआ या बैठक हुई। कब हुई? 14 दिसंबर 1992 को, जिसमें ये सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए और मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है, ठीक है? तारीख याद रखनी है अपने को। 14 दिसंबर 1992 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की हुई थी, ठीक है, सम्मेलन। अब क्या है इसमें सम्मेलन, वो बैठक तो हो गई, लेकिन बैठक को विधायिका के द्वारा कोई एक्ट बनाया नहीं गया, प्रारूप बनाया नहीं गया। तो फिर क्या किया? मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए भारत के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश अध्यादेश आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत क्या एक अध्यादेश जारी किया, ठीक है? अध्यादेश कब जारी किया गया था? 23 सितंबर 1993 को। अध्यादेश जारी कब किया गया? 23 सितंबर 1993 को, ठीक है? अध्यादेश जारी किया गया, ठीक है? फिर अध्यादेश पर लोकसभा ने क्या है, अध्यादेश जारी कर दिया। अब कितने टाइम तक रह सकता है वैलिड अध्यादेश? 30 दिन। अध्यादेश 30 दिन रह सकता है क्या? क्या कह रहे हो मैडम? कोई अध्यादेश? अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने, हम्म। तो उसकी जारी कब तक रह सकता है वो? जब तक कि उस लोकसभा की प्रथम बैठक द्वारा उसे अनुमोदन नहीं मिल जाता। अनुमोदन ना कर दिए, ठीक है? तो लोकसभा ने कब कब विधेयक बनाया? तारीख लिखो 18 दिसंबर 1993 को। लोकसभा ने 18 दिसंबर 1993 को विधेयक बना दिया, यानी। हम्म। और राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक की स्वीकृति मिली 4 जनवरी 1994 को, ठीक है? 4 जनवरी 1994 को।
यानी ये अधिनियम मानव अधिकारों पे संरक्षण अधिनियम कब बना? 8 जनवरी 1994 को बना, 94 में बना। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि इसके लागू होने की तिथि तो क्या है, डेट तो क्या है? 23 सितंबर 28 सितंबर है शायद। मैडम बुक में 28 ही दी हुई है। हाँ सॉरी, 28 ही है, मैं गलत बोल रही थी, 23। ठीक है, 28 सितंबर है। हाँ, 28 सितंबर 1993 से ये लागू माना जाएगा। यानी जिस दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया उसी दिन से ये एक्ट क्या है, लागू माना गया। हालांकि इसको स्वीकृति कब मिली थी राष्ट्रपति द्वारा? 8 जनवरी 1994 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, अब आते हैं एक्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, सिवाय जम्मू कश्मीर के पर लागू तो होगा, लेकिन वहां तक ही लागू होगा जहां तक कि उस राज्य यानी जम्मू कश्मीर राज्य को शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर ही लागू होगा। लेकिन ये तो क्या पुरानी बात थी, अब क्या है, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। ठीक है, अब ये जम्मू कश्मीर में भी ये संपूर्ण भारत पर लागू है अधिनियम। अब इसमें कुछ परिभाषाएं आई हुई है, परिभाषा पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस एक इतना मिनट मैडम, ये जो जम्मू कश्मीर वाला है इसको किसके तहत मानेंगे, ये क्या सिस्टम है, ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाले मतलब जो जम्मू सेक्शन कश्मीर को हटाया है ना। हटाया नहीं है अभी तक, अच्छा ठीक है। कहीं भी हटाया नहीं है। हर बुक में वो ही आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के सिवाय, जम्मू कश्मीर के सिवाय। ठीक जो है ये ठीक। मैडम टेरिटरी के हिसाब से इसमें लागू हो गया ना, अब तो वो टेरिटरी हो गया तो। हाँ, तो वो क्या है, अब जो अमेंडमेंट हुआ था ना, तो उस अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है स्टेट अमेंडमेंट में आए हुए हैं ये सारी बातें। ठीक है, अच्छा इस पे ये लागू अब हर पे जहां पे जम्मू कश्मीर है वो सब विधियां उस पे लागू मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सारी डेफिनेशन है, उसको पढ़ने का आवश्य नहीं है, कोई आता भी नहीं है क्वेश्चन इसमें से। आप कहो तो फटाफट एक एक बार बोल दूं, क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें किस किस की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है और 2D डी में जो डेफिनेशन दी हुई है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हाँ पूछ लिया मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सेक्शन 2 के सब क्लोज डी में मानव अधिकार की डेफिनेशन दी हुई है कि क्या होते हैं मानव अधिकार। इसका एक कोड वर्ड याद रखना है, डेल, DELL। डिग्निटी, ई से इक्वलिटी, एल से लाइफ और एल से लिबर्टी। लिबर्टी। ठीक है, डेल याद रखना है अपने को, डिग्निटी, इक्वलिटी, लाइफ और लिबर्टी, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा। डिग्निटी। ठीक और है, मैडम एक एल से क्या बताया था? लाइफ, इक्विटी और लाइफ, डिग्निटी और डी से डिग्निटी, हाँ ई से इक्वलिटी हाँ समानता, एल से लाइफ, एल से लिबर्टी जीवन और स्वतंत्रता। ठीक है, ये व्यक्ति के अधिकार है, सिर्फ ये अधिकार। अब ये अधिकार दे दिए तो क्या ये मानव अधिकार हो जाते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते जब तक इनको जब तक कि उस संविधान द्वारा इसे प्रत्याभूत नहीं कर दिया जाता है। और दोनों प्रसंविधाओं में, दोनों कन्वोकेशन में ये होने चाहिए, और भारत और न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय भी होने चाहिए, एग्जीक्यूशन भी इनका होना चाहिए, तब ये मानवाधिकार में माने जाते हैं। ठीक है, अगर मानवाधिकार पूछ लिया क्या होते हैं, तो ये 4 शब्द डेल तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा संविधान द्वारा प्रत्याभूत होने चाहिए, दोनों प्रसंविधाओं यानी सिविल और राजनीतिक
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों प्रसंविधाओं में ये प्रगणित होने चाहिए, यानी उनमें भी बताए गए हुए होने चाहिए और न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय भी होने चाहिए। ठीक है। ये पूछा जाता है। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 अध्याय 2 जो है वो बताता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। कहां से कहां तक दिया है? सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 20 तक, अध्याय 2 में। ठीक है। ठीक है, अब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि हर केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से एक आयोग की स्थापना करेगी। ठीक है, ये कौन स्थापना करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसलिए इसकी स्थापना कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। ये आयोग वो काम करेगा जो उसको सौंपे जाते हैं या जिनके लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब इसको सेक्शन 3 का सब क्लोज 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका गठन बता दिया गया कि राष्ट्रीय आयोग में कौन कौन व्यक्ति होंगे और कौन अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो। ठीक है, ये तो कब था? 1993 में बना। अब 2019 में इसमें संशोधन हो गया और कह दिया कि अध्यक्ष खाली CJI हो जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई न्यायाधीश भी क्या है? अध्यक्ष हो सकता है। मैडम संशोधन कब हुआ? 2019 में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पहले क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ही बनता था अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई भी न्यायाधीश जो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, वो भी अध्यक्ष हो सकता है। अध्यक्ष याद आ गया? कौन होगा? CJI या सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई न्यायाधीश जो न्यायाधीश रहा है वो हो सकता है अध्यक्ष। अब आता है सदस्य, मेंबर। तो वापस अब मेंबर भी क्रम से चलेंगे। सबसे पहले मेंबर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है या रहे हैं। पहला मेंबर सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश होगा जो या तो है या पहले रह चुका है, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, या तो वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक मेंबर। दूसरा मेंबर आता है हाई कोर्ट के CJ, है या रहे हैं। सदस्य में ही है ना मैडम? हाँ, ये सब सदस्य हैं। अध्यक्ष एक हो गया, CJI या सुप्रीम कोर्ट का अन्य कोई न्यायाधीश जो रहा है। ठीक है, ये रिटायर्ड पर्सन ही होगा अध्यक्ष। यानी अध्यक्ष कभी भी कार्यरत अध्यक्ष नहीं बन सकता, दो काम वो एक साथ नहीं करेगा। ठीक है, रिटायर्ड ही होगा। ठीक है, जबकि मेंबर में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है या रहा है, या तो वर्तमान कार्यरत है या रिटायर्ड पर्सन हो सकता है। दूसरा मेंबर आता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति, है या रहे हैं, CJ। ठीक है, पहले ये था कि दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो मानव अधिकारों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। अब 2019 में यहां संख्या कर दी 3। पहले 2 ही सदस्य होते थे जो मानव अधिकार के ज्ञान रखते हो या व्यवहारिक अनुभव रखते हो।
अब यहाँ सदस्य की संख्या 2019 में इसको चेंज कर दिया और सदस्य की संख्या हो गई 3। ठीक है, उन 3 सदस्यों में से जो मानवाधिकारों में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उनमें एक महिला होनी जरूरी है। 3 मेंबर होंगे जो मानवाधिकारों के बारे में क्या विशेष ज्ञान रखते हैं या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, लेकिन उन 3 में से एक महिला होनी आवश्यक है। ठीक है, फिर इसके साथ में आते हैं, कितने सदस्य हो गए? 5 हो गए मैडम। 5 हो गए। छठा सदस्य कौन होगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का आयुक्त। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आयुक्त। ठीक है, छठा सदस्य हो गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आयुक्त होंगे। 7वां सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी आयोग। राष्ट्रीय नेशनल लेवल के जो एससी और एसटी के जो आयोग है उनके आयुक्त। कितने? 7वें सदस्य हुए। ठीक है, आठवां सदस्य कौन होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति का अध्यक्ष होगा ना? आयुक्त है। आयुक्त है क्या? ये आयोग में आयुक्त होते हैं, ये तीनों आयोग बताए हैं मैंने। ठीक है ना, आयोग में अध्यक्ष शब्द बोल दिया है मैंने, लेकिन होंगे वो आयुक्त ही। तो मैडम ये नए परिवर्तन ये हुआ है तीनों क्या? पुराने हैं है? ये तीनों ही पुराने हैं। ये तीनों बुक में तो नहीं दिए हुए? दिए हुए हैं, कपूर वाली में वही तो देख रही हूँ मैं। दिए हुए पीछे 2006 से जोड़े गए थे ये। 2006 में संशोधन हुआ था और उसमें ये जोड़े गए थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अब संशोधन होके 2019 में संशोधन हुआ और 3 सदस्य और जोड़े गए। 8 तो हो गए सदस्य, हो गए ना 8। एक सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के सीजे, 3 मेंबर जो मानवाधिकारों के बारे में एक्सपर्ट हो, फिर एक अल्पसंख्यक आयोग के आयुक्त, नेक्स्ट एससी एसटी के आयोग के आयुक्त और नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के आयुक्त। ऐसे तो मैडम 9 हो गए अगर अध्यक्ष को गिनते हैं तो। अध्यक्ष को मेंबर बोल रही ना मैं, 8 मेंबर है। ठीक है, अध्यक्ष तो अलग ही है, एक अध्यक्ष और 8 मेंबर तो ये हो गए। 2006 तक ये थे। ठीक है, 2006 तक ये बने हुए थे। अब 2019 में चेंज कर दिया और 3 सदस्य और ऐड किए। पहला नौवां सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष आयुक्त। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आयुक्त। ये 9वां सदस्य हो गया मैडम, है ना? ये 9वां हो गया। ठीक है। 10वां है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। एक क्वेश्चन तो इनमें से है मैडम। ये क्वेश्चन इन्हीं में से है। ये 3 नाम इसीलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं। ठीक है, पहला हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 9वां सदस्य। 10वां सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के आयुक्त और 11वें हैं दिव्यांगजनों, राष्ट्रीय दिव्यांगजनों का आयोग के आयुक्त। जो डिसेबल पर्सन है, दिव्यांगजन है, पीएच कैटेगरी के जो भी हैं, उनके लिए अलग आयोग बनाया गया है।
और ये तीनों शब्द जो बोले हैं मैंने, ये तीनों शब्द डेफिनेशन क्लोज में भी जुड़े हैं। ठीक है। ठीक है, तीनों शब्द डेफिनेशन क्लोज में जुड़े हैं, तो आपको ये देखना है कि ये दिव्यांग जनों वाला आयोग कौन से एक्ट के तहत बना हुआ है। दिव्यांग ठीक। जनों का एक्ट आता है, पीएच का एक एक्ट आता है, पीएच कैटेगरी का। ठीक है, तो एक्ट के सन देखना है आपको कि कौन से सन का एक्ट है। ठीक है, ये इतना, ये तीनों शब्द डेफिनेशन क्लोज में भी जुड़े हैं। हो गया। अब वर्तमान में एक अध्यक्ष और 11 सदस्य हो गए। 11 सदस्य। ठीक है, और एक कौन होता है इसमें, एक महासचिव होता है आयोग में। अध्यक्ष एक हो गए, 11 मेंबर हो गए। अब 12वां कौन है, एक महासचिव होता है, जो आयोग क्या क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। यानी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है, महासचिव के पास में होती है। ठीक है, और एक कौन होता है, महानिर्देशक पुलिस की रैंक का अधिकारी होता है। महानिर्देशक पुलिस की रैंक, डीजे हो गया क्या, डीजे रैंक के पुलिस अधिकारी होता है, जिसके अधीनस्थ पुलिस और अन्वेषणकर्ता जो भी अधिकारी हैं, वो इस डीजे रैंक के पुलिस ऑफिसर अधिकारी के अंडर काम करेंगे। यानी जो भी अन्वेषण काम करना है या जो भी काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो इस अधिकारी के अंडर अधीनस्थ रहते हुए काम करेंगे। तो ये गठन है, गठन में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इसमें आता है इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। लेकिन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में कहीं भी भारत में किसी अन्य स्थान पे भी इसका मुख्यालय स्थापित किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेके ही किया जाएगा। ठीक है, अब आता है कि अध्यक्ष और ये सदस्यों की नियुक्ति होती है। क्या हर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे न्यायाधीश है, किसको मेंबर बनाया जाए, या हाई कोर्ट है तो उसमें हर हाई कोर्ट में अलग अलग सीटें हैं, तो किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर किस सीजे को बनाया जाए। तो इसके लिए क्या है, एक क्या बनती है, एक कमेटी बनती है। कमेटी कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। समिति बनती है या कमेटी बनती है। ठीक है, ये समिति बनाता कौन है, राष्ट्रपति बनाता है। और नियुक्ति कौन करता है इनकी, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ने कमेटी बनाई है, और ये कमेटी या ये समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजती है, और राष्ट्रपति फिर नियुक्ति करता है अध्यक्ष और सदस्यों की। तो इस समिति में कौन कौन होंगे, नियुक्तिकर्ता जो समिति है उस समिति में कौन कौन होंगे, तो लिखो, अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। अब सदस्य कौन कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, फिर आता है लोकसभा के विपक्ष का नेता, ये सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष का नेता। फिर राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। और एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्टर आता है सदस्य के रूप में। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गया, याद रखने के लिए अध्यक्ष कौन हुआ, प्रधानमंत्री हो गया। फिर होम मिनिस्टर का मंत्री एक मेंबर, और 4 जो मेंबर है वो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष
लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। चार ये तो एक साथ जुड़े हुए हैं। अलग जो मेंबर आ रहा है वो होता है होम मिनिस्टर। ये इन 5 तो मेंबर हो गए और एक अध्यक्ष हो गया। ये कमिटी सिफारिश करती है, संस्तुति भेजती है, किसको? राष्ट्रपति को भेजती कि इस व्यक्ति को अध्यक्ष या मेंबर बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इस समिति की संस्तुति पे कार्य करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, अब आ रहा है सेक्शन 5, लेकिन इसमें एक परंतु भी दिया हुआ है कि जहां पर अपन ने कहा सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, वो अध्यक्ष बनता है, सॉरी सदस्य बनता है। गठन में पढ़ा ना अपन ने अभी पीछे सेक्शन 3 में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा हो, तो है, वर्तमान में कार्यरत है सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या हाई कोर्ट का सीजे मेंबर है ना, एक हाई कोर्ट का सीजे, वो कार्यरत है, दोनों ही कार्यरत हैं, तो वहां पर उनकी नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीमूर्ति से परामर्श नहीं कर लिया जाता कि एक जगह अच्छा, की तो जा सकती है ना? हाँ, की जाएगी, तभी तो लिखा है कि है या रहे हैं। वर्तमान में या तो कार्यरत है या रह चुके, रिटायर हो सके, वो सदस्य बन सकते हैं, कार्यरत है वो बन सकते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा कि भाई ये काम आपका इफेक्ट तो नहीं होगा ना कि हम इनको एक मेंबर के रूप में वहां जोड़ रहे हैं, तो ठीक है। पूर्व परामर्श करने के बाद में इनकी नियुक्ति की गई, यानी पहले परामर्श होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, बाद में राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा अगर कार्यरत है तो। फिर आ रहा है 5, सेक्शन 5। सेक्शन 5 कह रहा है कि इनको हटाया कब जा सकता है, हटाया कब जा सकता है। तो कोई भी अध्यक्ष या कोई भी सदस्य अपने सिग्नेचर करके राष्ट्रपति के नाम लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकते हैं। सेक्शन 5 में यह है कि उस त्याग पत्र द्वारा वो हट सकते हैं खुद, या 5 का सेक्शन 5 का सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि किसी भी अध्यक्ष को या किसी भी सदस्य को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जांच की जाएगी उससे पहले। राष्ट्रपति उनको साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा कि भाई सही हटाया है या ये काम करने में असमर्थ है या सिद्ध कदाचार किया है इन्होंने, तो वो इसके तो मैडम इसमें क्या महाभियोग लगेगा? नहीं लगेगा। महाभियोग शब्द वही है, लेकिन यहाँ महाभियोग नहीं लगेगा। वर्ड उसी वाले लिए है ना? हाँ, सुप्रीम, ठीक है। वो कल मैं कह रही थी ना, रेखा जी जैसे पूछ रहे थे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, कैसे हटाया जाएगा, तो वो यहाँ पर बात है कि राष्ट्रपति हटा तो सकता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से पहले जांच करवाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद में कि हाँ सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ये काम नहीं कर सकते, तो फिर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना ही कब राष्ट्रपति उन्हें डायरेक्ट हटा सकता है, कब उनको डायरेक्ट हटा सकता है, ये सब क्लोज 3 में है, सेक्शन 5 के सब क्लोज 3 में है। ठीक है, तो एक एक शब्द याद करना है इसका। कौन कौन से शब्द? पहला कि अगर अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया न्याय निर्णित हो जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है, या पद पे बने हुए रहने के दौरान उसने अन्य कोई नियोजन में लग गया हो, अन्य किसी नियोजन में लग गया हो, मतलब सवेतन काम करने लग गया या रोजगार करने लग गया हो। थर्ड आ रहा है
कि वो शारीरिक या मानसिक शैथिल्य के कारण अपने पद पे बने रहने के लिए योग्य नहीं है। शारीरिक या मानसिक शैथिल्य बीमारी के कारण। नेक्स्ट है वो विकृत हो गया हो। अब विकृत हो गया तो ये साबित कैसे किया जाएगा कि जो सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा ये घोषणा की जानी चाहिए कि ये विकृत है, इसका माइंड सही नहीं है। एक व्यक्ति आके कहे कि ये इसका दिमाग तो खराब है, ऐसे वो विकृत नहीं माना जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा की हुई होनी चाहिए कि हाँ ये अनसाउंड माइंड है, विकृत है, ठीक है। या वो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष या दंड दे दिया गया है उसे, या राष्ट्रपति की राय में उसने नैतिक अधमता की है, ठीक है। तो ये इनमें ये जो पांच आधार है उसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है। इन पांच में से कोई भी एक ग्राउंड विद्यमान होता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को डायरेक्ट हटा सकता है, ठीक है। ये 5 ग्राउंड है। दिवालिया, नियोजन में लग गया अन्य कहीं पद पे रहते हुए, शारीरिक मानसिक रोग, अंग शिथिल्य हो गया या शिथिल्य हो गया, फिर विकृत हो गया, लेकिन विकृत सक्षम न्यायालय द्वारा बताया गया होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है कि सिद्ध दोष हो गया या दंडादेश कर दिया गया, या राष्ट्रपति की राय में उसने नैतिक अधमता की है। सेक्शन 6 में कहा कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में वो कितने टाइम तक रह सकते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद ग्रहण करेगा, ठीक है। ये तो था पहले का प्रोविजन। अब आया 2019 में अमेंडमेंट हो गया। अब ये कि पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष या अपनी एज के 70 वर्ष जो भी अधिक हो और जो पहले पूर्ण हो तब तक वो पद को ग्रहण कर सकता है, यानी टाइम पीरियड घटा दिया गया। पहले 5 वर्ष था कि पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, अब है पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो अमेंडमेंट हुए हैं वो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि सदस्य भी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 5 वर्ष के लिए वो पद धारण कर सकता है। तो यहाँ पर भी सदस्य के लिए भी आयु क्या घटा दी गई है, 3 वर्ष घटा दी गई है। पद ग्रहण ये ऊपर वाली अध्यक्ष के लिए थी, है ना? हाँ, पहले वाली तो ये अध्यक्ष के लिए थी 3 वर्ष और 70 वर्ष। यहाँ पर सदस्य के लिए 70 वर्ष है, ठीक है, दोनों ही है, 3 और 70 है। सदस्य के लिए मुझे लग रहा चेंज नहीं हुई शायद, एक बार देखना, ठीक है। मेरे पास नई बुक नहीं है ना मैडम। नहीं मेरे पास भी नहीं है, एक्ट नेट से देखना पड़ेगा ये, है ना। सदस्य के लिए मुझे 5 वर्ष वाली याद आ रही है कि सदस्य के लिए 5 वर्ष ही है अभी तक, खाली अध्यक्ष के लिए चेंज हुई है 3 वर्ष, ठीक है। तो मैडम 2019 वाले फिर कहाँ से करवा रहे हो? नेट से लिखे हुए हैं मेरे। अच्छा, ठीक है। तो सदस्य के लिए शायद 5 वर्ष ही है, और यहाँ पर वो पुनर्नियुक्ति का भी पात्र हो सकता है, यानी दोबारा भी वो चुना जा सकता है। फिर आ रहा है कि कार्य, मान लो अब सेक्शन 7 आ रहा है। सेक्शन 7 कह रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि अध्यक्ष के रूप में वो कार्य करने में या तो क्या स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए या अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाए, कि वो अपना काम नहीं कर पाता किसी भी कारण से। तो जहां पर वो स्थायी असमर्थता आ जाती, डेथ हो जाती है, यानी किसी कारण से अध्यक्ष काम नहीं कर पाता है,
या तो मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया या अन्य किसी भी कारण से उसका पद क्या है, रिक्त हो गया। स्थायी असमर्थता आने पे क्या है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और अधिसूचना द्वारा सदस्य जो भी हैं उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। समझ आया? सेक्शन 7 ये कह रहा है कि मान लो अध्यक्ष का पद या तो मृत्यु के कारण या पद त्याग या अन्य कोई भी कारण जिसमें स्थायी असमर्थता आ गई कि अब वो व्यक्ति वापस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकता, वहां राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है और उन सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर देता है जब तक कि नया अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। यानी उसको सिर्फ कार्यभार देता है सदस्यों को कि आप अध्यक्ष का कार्यभार संभालो जब तक कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है, फिर आ रहा है कि मान लो फिर ये तो स्थायी असमर्थता थी। अब अन्य किसी कारण से मान लो अध्यक्ष छुट्टी पे चला गया हो, अस्थायी असमर्थता की स्थिति में राष्ट्रपति सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष का कार्य सौंप देता है और कह देता है कि जब वो वापस आएगा अध्यक्ष तो आप उसको सौंप देना। ठीक है, सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष का कार्यभार सौंप देता है, निर्वहन करने को ऑर्डर दे देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। अब आ रहा है सेक्शन 8 कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी? वही होंगी जो तय होती है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता। फिर ये कह रहा है कि आयोग का कोई भी कार्य सेवा शर्तें कौन तय करेगा मैडम? लिखा हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है। सेवा शर्तें वही होंगी, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, संसद द्वारा जो तय की जाती है। संसद ही तय करती है सेंट्रल वालों की सबके सेवा शर्तें, वेतन। ठीक है। फिर है 9, सेक्शन 9 कह रहे हैं कोई रिक्ति है, मान लो एक सदस्य या 3 सदस्य नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में भी अगर राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग कोई काम करता है, कोई ऑर्डर देता है तो वो कार्य अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है, अविधि मान्य नहीं होगा। अब आ रहा है कि प्रक्रिया जो आयोग द्वारा विनियमित की जाएगी कि कौन सी प्रक्रिया होगी, आयोग का अधिवेशन कौन से समय पे होगा, कहाँ पे होगा, ये सब कौन तय करता है? अध्यक्ष तय कर देता है कि आयोग की मीटिंग कहाँ पे होगी, कौन सी तारीख को होगी, कौन से स्थान पे होगी, ये कौन तय करता है? अध्यक्ष तय कर देता है। बस इतना याद करना है, इसमें इतना याद नहीं करना। सेक्शन 12 याद करना है। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी गण क्या है? केंद्र सरकार आयोग को एक सचिव की रैंक का अधिकारी जो महासचिव होगा, जो महासचिव है उसकी रैंक क्या होगी? भारत सरकार के सचिव की रैंक का होगा। जो महासचिव गठन में अपन ने पढ़ा कि एक महासचिव होगा, वो महासचिव भारत सरकार के सचिव की रैंक का होगा। ठीक है, यानी वो सचिव की जो पावर है वो उसमें होगी। और जो पुलिस अधिकारी तय किया था वो डीजे रैंक का होगा, डीजे रैंक से नीचे का नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी याद करनी है। सेक्शन 12 कह रहा है कि आयोग के कार्य क्या होंगे। आयोग के ये इसी में है क्या? महासचिव सेक्शन 12 में ही था ना मैडम? 11 में। अच्छा, रैंक बताइए कि एक तो किसकी, महासचिव की रैंक बता दी, और जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो डीजे रैंक से नीचे का नहीं होगा, पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। सेक्शन 12 में क्या है? कार्य बता दिए कमीशन के कि क्या क्या काम करना है कमीशन को। तो अब कमीशन को कौन कौन से काम करने हैं, एक लंबी सी लिस्ट है। तो उसमें सबसे पहले क्या है? स्वतः या पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी मानवाधिकार के उल्लंघन या दुष्कर्म की जांच करता है। या तो क्या है?
किसी पीड़ित ने या उसके पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई शिकायत की है कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या किसी लोक सेवक द्वारा उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा नेग्लिजेंसी बरती गई है, तो वहां पर आयोग क्या करता है, राष्ट्रीय आयोग जांच करता है। ठीक है, वो न्याय मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी कार्रवाई में न्यायालय की अनुमति के बिना आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय अनुमति नहीं दे देता है। यानी ऐसे थोड़ी एक ही मामला उल्लंघन हुआ, वो एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 32 के तहत और एक आयोग में चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो आगे पढ़ेंगे कि आयोग कब अपने पास मामलों को लेगा। तो लिखा हुआ है सेक्शन 36 है क्या, हाँ 36 के सब क्लोज 1 और 2 में लिखा हुआ है कि आयोग के पास कोई भी मामला तभी आएगा जब वो किसी अन्य आयोग में या किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं हो और मानव अधिकार का हनन हुए 1 साल से अधिक का समय नहीं हो। यानी टाइम पीरियड अगर 1 साल से पूरा नहीं कि 1 साल पहले मेरे मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ और फिर वो आयोग में आता है, तो आयोग ऐसी शिकायतों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइम पीरियड बता दिया, ये क्वेश्चन भी बनता है, कितना टाइम पीरियड के अंदर उसको आना है, 1 साल के भीतर आना है। ठीक है, बाद में नहीं आ सकता। और न्यायालय में या किसी और आयोग के पास या कहीं एनजीओ में कहीं भी मामला अगर लंबित है तो आयोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, बाकी की क्या है, ये सिर्फ याद करने के काम है, आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसको 12 में आयोग के काम है, क्या क्या करेगा कि लोगों को जागृत करेगा, राष्ट्रीय लिखित जो भी हुए उनके अकॉर्डिंग विधि बनाने को कहेगा, संस्तुति करेगा, सिर्फ जांच करेगा, संस्तुति करेगा। आयोग किसी को दंड नहीं देता है। आयोग क्या करता है, जांच करता है, जांच करके रिपोर्ट भेज देता है केंद्रीय सरकार कि भाई इसमें ऐसा ऐसा काम हुआ है, और ये अपने सुझाव भी दे देता है कि अब आपको इसमें ये काम करना चाहिए, इस मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इसके संरक्षण के लिए ये काम आपको करना चाहिए। किसको भेजता है, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देता है। ठीक है, तो इसमें 12 में थ्योरी वाला है, उसमें याद करने की कोई बात याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ पढ़ना है आपको कि क्या क्या काम होते हैं। अब सेक्शन 13 कि अब वो जांच करेगा। मैंने कहा मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत आती है तो वो क्या करता है, उसकी जांच करता है। तो जांच करने में वो कौन सी उसकी शक्तियां होगी आयोग की, वो क्या कर सकता है। तो सेक्शन 13 में सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को जो शक्तियां होती है वो सारी की सारी शक्तियां इस आयोग के भी पास होगी। यानी जांच करते समय वो साक्षियों को क्या है, समन कर सकता है, उन्हें हाजिर करने और उनकी शपथ पर परीक्षा करवाने। ये हर जगह पढ़ते हैं, हर एक्ट में अपन जांच करने में उसकी क्या पावर होती है। तो सबसे पहले समन भेजते हैं, हाजिर हो गया, हाजिर होने के बाद में शपथ पे उनकी परीक्षा कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, दस्तावेज को अगर उससे कहेंगे दस्तावेज को पेश कर और प्रकट करने की भी अपेक्षा की जा सकती है। शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा की जा सकती है। न्यायालय या लोक अधिकारी से कोई प्रतिलिपि प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकती है, या साक्ष्य या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकता है आयोग। कमीशन जारी करने की भी इसकी आयोग की पावर होती है। अन्य कोई भी विषय जो से सही लगे या विहित लगे वो सारी काम कर सकता है। इसके साथ साथ हाँ कि मतलब सिविल न्यायालय की सारी पावर उसके पास आयोग के पास है जांच करते समय। इसके अलावा आयोग को विशेषाधिकार है कि वो ऐसे मान लो कोई कहता है कि उसकी विशेषाधिकार है कि मैं इसको जानना है, तो वो उसको बुला के उसका साक्ष्य ले सकता है। सीपीसी नहीं, आईपीसी के तहत आयोग को 176 और 177 की पावर है। यानी कोई भी व्यक्ति को उसने ऑर्डर दे दिया तो वो उसे इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो जाते हैं। मान लो आयोग ने किसी फला व्यक्ति को कह दिया कि आपको ये सूचना देनी है या ये दस्तावेज आपको पेश करना है न्यायालय में, तो यहाँ पे आयोग क्या माना जाता है, लोक सेवक माना जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर लोक सेवक को सूचना देने के लिए, इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, यानी 176 और 177 की पावर किसके पास में? आयोग के पास में, आईपीसी के। इसके साथ में सीआरपी 6 सेक्शन 100 बंद स्थान में प्रवेश है क्या? 100 में बंद स्थान में प्रवेश करके वहां के बंद स्थान की तलाशी, बंद स्थान की प्रवेश कर सकता है, वहां से नमूने या डाटा कलेक्शन कर सकता है, और वहां से मतलब वो जांच करने के लिए प्रवेश करेगा, निरीक्षण करेगा, वहां से डाटा कलेक्शन करने की सारी पावर किसके पास में? आयोग के पास। इसके साथ में ही आईपीसी के सेक्शन 175, 178, मतलब आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी की जो भी पावर है वो सारी की सारी किसमें? आयोग के पास है। याद करने की जरूरत नहीं है, इतना सिर्फ याद रखना है। तो कौन से अपने को ये सेक्शन रिलेट करने हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 100 वाली पावर याद उसके पास है, और सीआरपीसी के सेक्शन 346 के 340 क्या है? मैडम 346 दंड प्रक्रिया संहिता है कि मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है जिसकी अधिकारिता है। मान लो कोई ऐसा न्यायाधीश है जो अधिकारिता वाले न्यायाधीश को मामला रेफर किया जा रहा है, देख लेना, यहाँ पे इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, इसको इतना ही पढ़ेंगे। फिर है सेक्शन 14 अन्वेषण, कि अन्वेषण कैसे करेगा? अन्वेषण करने के लिए वो क्या है? किसी एजेंसी या किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। खुद तो आयोग कैसे जाएगा? आयोग नहीं जाता है, तो आयोग क्या करता है? कोई या तो अन्वेषण करवाने के लिए किसी अधिकारी को या कोई एजेंसी नियुक्त कर देता है कि इसके द्वारा अन्वेषण किया जाएगा या निर्देशन किया जाएगा। फिर जब अन्वेषण कर रहे हैं तो वो क्या क्या करेंगे? किसी व्यक्ति को सम्मन करेंगे, हाजिर होने और उसकी परीक्षा कर सकेंगे, दस्तावेज को पेश करने को कहेंगे, पेश होने पर उसकी प्रकट करने पर दस्तावेज की परीक्षा करेंगे, और उसकी प्रतिलिपि या जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगवाया, जिसकी परीक्षा की है, उसकी प्रतिलिपि किसको भेजेंगे? कार्यालय को भेजेंगे। यानी एजेंसी ने अगर ये काम किए हैं तो वो उसके कार्यालय को ये रिपोर्ट भेजेंगे। फिर आता है सेक्शन 17, सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। एक मैंने वो सेक्शन 36 1 और 2 वाली बात याद करना है कि आयोग कोई भी शिकायत को तब सुनेगा जब तक कि वो किसी अन्य राज्य कमीशन या अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कमीशन के समक्ष लंबित नहीं होना चाहिए, और न ही सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत मामला लंबित होना चाहिए। अगर इन 2-3 जगह है तो फिर राष्ट्रीय आयोग मामले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और 36(2) सेक्शन 36(2) क्या कह रहा है? सप्लोज 2 ये कह रहा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया और उसके टाइम पीरियड 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी टाइम पीरियड ये कि उल्लंघन हुआ है तो 1 साल के भीतर आपको इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में करनी होगी। अगर नहीं करते हो तो फिर बाद में शिकायत करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शिकायतों की जांच करता है सशस्त्र। एक इसमें आता है, ये पढ़ते हैं अपन कि शिकायतों की जांच हो रही है, मान लो। मैडम एक बार वो वापिस बताना, 32 है क्या सेक्शन 1? 38 नहीं, 38 रुको 36 1 और 36 2। ठीक है। अब सेक्शन 18 कह रहा है कि जांच करने के बाद में, दौरान और जांच करने के बाद में क्या कार्रवाई करेगा कमीशन, कि उसने जांच कर ली। अब जांच करने के बाद में वो उसके पास में कार्रवाई क्या करेगा? वो दंड तो नहीं दे सकता राष्ट्रीय आयोग,
तो फिर वो क्या कार्रवाई करेगा? जांच से अगर उसे लगता है कि भाई मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है या किसी लोक सेवक की नेग्लिजेंसी या दुस्साहस के कारण क्या है मानवाधिकार का उल्लंघन होता ही कंटिन्यू हो रहा है या हुआ था, तो वहां पर क्या है कमीशन यानी आयोग क्या करेगा? राष्ट्रीय आयोग। आयोग का मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग से है, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग क्या है? सरकार को या कोई प्राधिकारी जिसके अंदर वो लोक सेवक था उसको संस्तुति भेजेगा कि आपके सरकार में या आपके इस अधिकारी ने इस मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, आप इस पे तुरंत उपचार करें। ये संस्तुति भेज देता है। संस्तुति भेजता है, उसके साथ में वो क्या क्या कह सकता है आयोग? किसको? सरकार को। किसको भेजेगा संस्तुति? केंद्र सरकार को। सरकार है, केंद्रीय सरकार को भेजेगा, राष्ट्रीय आयोग है तो, है ना। तो इसमें सिर्फ लिखा है सरकार, तो वो राज्य सरकार को नहीं भेजेगा, वो केंद्रीय सरकार को भेजेगा संस्तुति। और प्राधिकारी को जिसके अंदर वो लोक सेवक था जिसकी उपेक्षा के कारण मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो संस्तुति भेजेगा। उसमें क्या क्या कह सकता है वो? कि शिकायतकर्ता को या पीड़ित को या उसके परिवार के जितने भी सदस्यों को उतना प्रतिकर दे जितना कमीशन उपयुक्त समझता है, यानी जितना आयोग उपयुक्त समझता है। आयोग कह देगा सरकार को या प्राधिकारी को कि पीड़ित को या शिकायतकर्ता थर्ड पर्सन भी हो सकता है, इसलिए शिकायतकर्ता या पीड़ित के किसी रिलेटिव या संबंधी को उतना प्रतिकर दे जितना राष्ट्रीय आयोग उचित समझता है, ठीक है। एक संस्तुति ये कह दी कि आप प्रतिकर दो उनको। दूसरी संस्तुति ये कह देती है कि संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के अभियोजन या अन्य उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी जिन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभियोजन यानी मुकदमा उनके विरुद्ध लगाया जाना चाहिए, या अन्य कोई कार्रवाई जो आयोग उपयुक्त समझता है वो करने की भी संस्तुति कर सकता है। तो आयोग पहली संस्तुति ये करता है कि इनको प्रतिकर दिलाया जाए। दूसरी ये करता है कि उन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर अभियोजन यानी मुकदमा लगाया जाना चाहिए या उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो कमीशन यानी आयोग उपयुक्त समझता है। इसके साथ में वो अन्य कोई कार्रवाई करने के लिए भी संस्तुति कर सकता है। इसके साथ में वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से भी कह सकता है कि वो कोई ऐसा आदेश, निर्देश या रिट जारी कर दे जो न्यायालय उपयुक्त समझे। यानी आयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कोई आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की संस्तुति कर सकता है कि आप इस मामले में जो उपयुक्त समझे वैसा आदेश दे, निर्देश दे या कोई रिट जारी करे, ठीक है। अब इसमें आयोग ये भी कह सकता है कि कोई ऐसा पीड़ित, कोई शिकायतकर्ता या पीड़ित का कोई रिलेटिव ऐसा है जिसको तुरंत अनुतोष की आवश्यकता है, तो वहां कमीशन तुरंत अनुतोष देने की भी संस्तुति कर सकता है, ठीक है। तुरंत अनुतोष देने की भी संस्तुति कर सकता है। अब उसने संस्तुति कर दी कमीशन ने, तो चाहे प्रतिकर की गई, चाहे अभियोजन चालू की या अन्य कोई भी संस्तुति की, संस्तुति करने की तारीख से 1 माह के भीतर सरकार या उस अधिकारी को क्या करना होगा? मान लो संस्तुति कर दी और उसने क्या, सरकार या अधिकारी को वो भेज दी संस्तुति। जैसे ही सरकार या प्राधिकारी को वो संस्तुति प्राप्त होती है उसकी तारीख से 1 माह के भीतर यानी विद इन 1 मंथ उनको क्या करती है, उस पर टीका टिप्पणी करनी होगी और ये बताना होगा कि हमने ये उपचार कर दिया, मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने ये काम कर दिया है। यानी वो अपनी रिपोर्ट वापस कमीशन को भेजेंगे 1 महीने के भीतर, ठीक है, कि हमने ये काम कर दिया है। जैसे ही कमीशन के पास यानी जैसे आयोग के पास सरकार या प्राधिकारी के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट आती है,
तो उसको प्रकाशित भी करवाएगा कि सरकार ने ये काम कहा है कि हमने ये कर दिया और ये कर रहे हैं, तो इसको आयोग प्रकाशित भी करवाएगा। ठीक है। सेक्शन 19 एक अपवाद बताता है इसमें कि सेना, नौसेना या वायुसेना यानी सशस्त्र सेना से संबंधित सदस्य हैं और उनके मानवाधिकारों की उल्लंघन हुआ है या इसके बारे में कोई शिकायत आती है, तो आयोग क्या करता है, स्वयं या याचिका की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा कि भाई क्या वास्तव में सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है क्या, वो इसकी रिपोर्ट मांगेगा स्वयं या याचिका, या तो सुओ मोटो या किसी ने याचिका लगाई है तो वहां पर वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात ही कमीशन या तो आगे कार्रवाई कर सकता है या सरकार को संस्तुति देगा। केंद्र सरकार उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, पहले रिपोर्ट मांग ली कि भाई आप के सशस्त्र बल के अधिकारियों के या इनके मानवाधिकार उल्लंघन क्यों हो रहे हैं, रिपोर्ट आती है केंद्र सरकार से। रिपोर्ट आने के बाद में उसे लगता है कि या तो क्या कार्रवाई को आगे चालू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो वो इसके बारे में सरकार को संस्तुति दे सकते हैं कि भाई ये काम करके इनके उल्लंघन, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है। तो जहां पर केंद्रीय सरकार को क्या है, उसने संस्तुति भेज दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी क्योंकि सशस्त्र बलों से संबंधित है ये, तो केंद्र सरकार को संस्तुति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी टीका टिप्पणी और अपना जवाब प्रस्तुत करना होता है कि हमने जो भी उल्लंघन हो रहा था उनके संरक्षण और मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये काम किया है। तो यहाँ पे याद रखने की बात है 3 महीने। नॉर्मल जो भी संस्तुति भेजती है उसमें तो 1 महीने में सरकार या प्राधिकारी को रिपोर्ट करनी होती है, लेकिन अगर सशस्त्र बल यानी सेना, नौसेना या वायुसेना से संबंधित कोई मामला आता है तो केंद्रीय सरकार को संस्तुति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी टीका टिप्पणी और अपना जवाब भेजना होता है आयोग को। जवाब आ गया तो फिर वो प्रकाशित करवा सकते हैं, क्या प्रकाशित भी करवा सकते हैं। और बस इतना ही, प्रकाशित कराएगा मैडम? हाँ, प्रकाशित करवाएगा, दोनों में प्रकाशित करवाएगा। अंतर यहाँ पे 3 महीने का है और केंद्र सरकार है। ठीक है। अब क्या है, कमीशन ने सेक्शन 20 की आयोग की वार्षिक या विशेष रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजता है, ये केंद्रीय सरकार को या कोई संबंधित राज्य है तो उस राज्य सरकार को भी रिपोर्ट भेजेगा। राष्ट्रीय आयोग है जो वार्षिक रिपोर्ट किसको, केंद्रीय सरकार को, और अगर कोई संबंधित राज्य है तो उस राज्य को भी वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। और उसे लगता है कि वार्षिक रिपोर्ट भेजने में क्या अनावश्यक देरी हो रही है, तुरंत रिपोर्ट भेजनी जरूरी है, तो वो विशेष रिपोर्ट भी भेज सकता है केंद्र सरकार को। ठीक है। रिपोर्ट भेजने के बाद में विशेष रिपोर्ट भेजनी, मान लो उसे लगता है कि एक वार्षिक रिपोर्ट भेजूंगा तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा, तो वो विशेष स्पेशल रिपोर्ट बना के भी भेज सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट को फिर संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के समक्ष यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा कार्रवाई और संस्कृति के लिए। ठीक है। फिर वो बस इतना ही है, इसमें 30 दिन वाली बात नहीं है। बाकी में तो अपन क्या पढ़ते हैं कि 30 दिन में वो रखेगा, यहाँ 30 दिन में नहीं है। ठीक है। सेक्शन 20 तक ही पढ़ेंगे आज अपन, आज रेखा जी की क्लास है। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो, या पिछली जो भी वीडियो है उसमें क्वेश्चन है तो बताओ। अभी तो कोई नहीं है मैडम।